स्वागत है बच्चे आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर भाटिया में। बच्चे आज हम देखेंगे अपनी सर्कल सीरीज का लेक्चर नंबर 9 जिसके अंदर बच्चे हम पढ़ने वाले हैं सम हिडन कॉन्सेप्ट। बच्चे ये हिडन कॉन्सेप्ट क्या है? हम जिन टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके ऊपर कई बार क्वेश्चन ने अलग से चीजें पूछी हुई हैं, तो उन स्पेसिफिक चीजों को आज मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो दैट कि जब आपके क्वेश्चन में आए तो आपको पता हो कि ये चीजें हम पढ़ रखी हैं और बहुत ज्यादा आप टाइम कंज्यूम ना करें। तो सम हिडन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर देखेंगे हम। इसके बाद चलेंगे बच्चे पोजीशन ऑफ टू सर्कल। देन बच्चे हम देखेंगे टेंजेंट बिटवीन टू सर्कल, ये दो सर्कल के बीच में क्या टेंजेंट्स होती हैं। फिर देखेंगे उनकी लेंथ के बारे में एंड देन फाइनली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ टू कॉमन पॉइंट टेंजेंट्स। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया, IIT जेईई मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। चलते हैं बच्चे अपने लेक्चर के अंदर। हमने लेक्चर नंबर 5 में टेंजेंट की इक्वेशन निकालना सीखा था बच्चे। लेक्चर नंबर 6 में हमने टेंजेंट की इक्वेशन एक्सटर्नल पॉइंट से सीखी थी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना सीखा था एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सीखी थी। फिर चलते हैं बच्चे लेक्चर नंबर 7 के अंदर। लेक्चर नंबर 7 के अंदर बच्चे लेंथ ऑफ टेंजेंट हमने देखी थी, जो कि हमारे लिए बड़ी काम की आएगी। पावर ऑफ पॉइंट को हमने देखा था, देन इक्वेशन ऑफ अ COC, कोड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन निकालनी सीखी थी। फिर बच्चे हमने जो पिछले लेक्चर में देखा था वो है लेंथ ऑफ अ कोड ऑफ कांटेक्ट। बच्चे कोड ऑफ कांटेक्ट की जो इक्वेशन थी हमने उसकी लेंथ निकालना सीखी थी। क्या है बच्चे ये कोड ऑफ कांटेक्ट? तो जैसे ये मेरे पास सर्कल है और इस सर्कल में बाहर से दो टेंजेंट्स आती हैं, एक ये रही एंड दूसरी ये रही। तो इनका जो कोड ऑफ कांटेक्ट है, ये मेरी कोड ऑफ कांटेक्ट है T1 पॉइंट, ये T2 पॉइंट। तो ये T1 T2 इसलिए नाम दिया हुआ है बच्चे। इसकी जो लेंथ है बच्चे ये मैंने यहाँ पे निकाली थी, जबकि इक्वेशन इससे पिछले वाले लेक्चर में थी। फिर बच्चे यहाँ पे हमने पढ़ा कोड बेटा गिवन मिड पॉइंट की, ऐसी कोड जिसका मिड पॉइंट गिवन हो। यानी कि बच्चे ये है मेरे पास ये सर्कल और इस सर्कल के अंदर मेरे से बोल रहा है कि आप ऐसी कोड निकालें जिसका मिड पॉइंट मेंशन हो। तो हमने ये देखा था कि ये इक्वेशन जो है फाइनली ट्रांसफॉर्म रूप तो नहीं ले रही थी, मैं एक नहीं कहूंगा कि ट्रांसफॉर्म का रूप ले रही थी, हमने उसको ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था कि -r², अगर आपको याद हो बच्चे पिछले लेक्चर में देखना, तो -r² करके मैंने इसको ऐसे मतलब एक नोटेशंस में कन्वर्ट कर दिया था ताकि हमें ये इजी लगे। फिर इसके बाद पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट क्या था बच्चे? हमारे पास ये सर्कल था, ये सर्कल बच्चे यहां से ये रहा मेरे पास पॉइंट P, यहां से ये टेंजेंट जाती है, तो ये T1 एंड ये T2। अब मेरे से बोला जाए कि मेरे को पेयर ऑफ टेंजेंट निकालनी है कि यानी कि इस टेंजेंट की कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है। तो हमने पेयर ऑफ टेंजेंट के कॉन्सेप्ट का यूज करा था, उसके बाद हमने कुछ डेरिवेशन देखी थी, फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट आया था। इस रिजल्ट पे आने पर हमने एक डिस्कशन करी थी, वो ये था कि यहाँ पे 2 डिग्री इक्वेशन आती है, तो जब भी हमारे पास 2 डिग्री सिचुएशन हो या नीचे आंसर हो तब हमारे लिए बेनिफिशियरी होता है। एंड उसके बाद बच्चे हमने डायरेक्टर सर्कल के ऊपर पढ़ा था। क्या होता है डायरेक्टर सर्कल? कि ऐसा सर्कल या जब किसी गिवन सर्कल पे जो लोकस ऑफ पॉइंट्स होंगे, ठीक है ना, कैसे पॉइंट्स हो? जो टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है, जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको बताया था कि हमारे एंगल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पॉइंट सर्कल से दूर होंगे तो हमारा एंगल कम होगा, अगर हम सर्कल के पास होंगे तो हमारा एंगल ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर कांस्टेंट एंगल है तो हमारी वो जो सरकमफ्रेंस या जो वो कर्व जो आएगा, ठीक है ना, वो एक सर्कल ही होगा। और ऐसे सर्कल के अंदर क्या खास बात होती है? इस सर्कल के अंदर, डायरेक्टर सर्कल के अंदर जो खास बात थी बच्चे वो ये थी कि इसका जो रेडियस होगा वो गिवन रेडियस का √2r होगा। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और देखा था जहां पे मैंने कहा था कि 60 डिग्री बन रहा है हमारे पास, तो वहां पे जो रिलेशन निकला था वो निकला था 2r। आई होप बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं आज के लेक्चर में बच्चे, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटर निकालते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर कौन सा बच्चे? जैसे ये P, ये T1, ये C, ये T2, ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटर आया, मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। अब इस क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना बच्चे। सबसे पहले मेरे को देखो, अगर मेरे को बाहर का P पॉइंट है x1 y1, तो मैं टेंजेंट की लेंथ निकाल सकता हूँ इजीली। ठीक,
एंड मैं ये रेडियस भी निकाल सकता हूं क्योंकि सर्कल की इक्वेशन तो गिवन ही होगी, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मैं एल निकाल सकता हूं, आर निकाल सकता हूं। अब मैं क्या करता हूं बच्चे, मैं यहां पे इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करता हूं और दो सर्कल क्रिएट कर देता हूं, थोड़ा सा ऊपर होगी लाइन। और दो सॉरी ट्रायंगल क्रिएट कर दिए। तो अब बच्चे यहां पे मैं कह रहा हूं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर 2 इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल पी T1C, इस एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो ये ट्रायंगल जो है बच्चे, अगर इस ट्रायंगल की बात करूं, ये ट्रायंगल जो है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे। अगर ये ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये है बच्चे, मेरे को यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट आराम से लग जाएगा। तो हाफ जो है मेरे पास, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हटा देंगे। बेस क्या है बच्चे हमारे पास, ये 90 डिग्री का है, तो बेस है मेरे पास आर, एल्टीट्यूड है मेरे पास एल, ये दोनों कट गया, तो मेरे पास आंसर आया आर एल। बस सिंपल, इसका क्वाड्रिलेटर का एरिया है, रेडियस और लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, आगे चलते हैं बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन से वाला एरिया ट्रायंगल का, हमारे पास, मैं इस ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, मैं एक्चुअली, ठीक है बेटा, मैंने डायग्राम गलत जगह ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायग्राम यहाँ से उठा लेता हूँ। यहाँ से करा कट एंड यहाँ से करा इसको पेस्ट, तो ये आ गया यहाँ पे एक बार, ठीक है। एंड दूसरा वाला भी मैं यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ से कट एंड यहाँ पे उसको करा मैंने, यहाँ पे उसको करा मैंने पेस्ट। ठीक बच्चे, मैंने कुछ एक डायग्राम गलत जगह बना लिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, कौन सा एरिया है यहाँ पे, पी ट्रायंगल, सॉरी पी T1 एंड T2। मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, और इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मैं क्या करता हूं बच्चे, मैंने यहां से आपका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ये रहा, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करा। तो अब मेरे पास पी T1 T2 आ जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे क्लियर मतलब थोड़ा अच्छे तरीके से बना रहा हूँ बच्चे। तो पी T1 T2 ये रहा। हम्म हम्म हम्म। इनको करता हूँ पॉइंट्स को थोड़ा सा किनारे। तो ये रहा बच्चे मेरे पास पी T1 एंड T2। तो मुझे सिंपल है बच्चे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अगर मैं इस एरिया ऑफ ट्रायंगल में कहूं तो ये लाइन जो है 90 डिग्री की होती है, तो डेट मीन्स एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू में मेरे पास बेस एंड मेरे पास आ गया एल्टीट्यूड। इस पॉइंट का नाम होता है एम, मैं यहाँ पर भी नाम दे देता हूँ। तो ये मेरे पास हाफ, बेस क्या है बच्चे T1 इंटू में T2, एल्टीट्यूड क्या है Pm। तो अगर मैं एरिया की बात करूं, हाफ ठीक है मेरे पास है, बात करता हूं T1 और T2। T1 T2 बेटा एक तरीके से आपके पास लेंथ ऑफ कोड ऑफ कांटेक्ट है, और लेंथ ऑफ कोड ऑफ कांटेक्ट जो था 2LR अंडर रूट एल स्क्वायर आर स्क्वायर है। तो मेरे पास यहां पर आया बच्चे आपका 2LR अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बात करते हैं बेटा कि पीएम कैसे निकलेगा। पीएम निकालने के लिए मैं फिर से अपने थीटा के कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा। मैंने कहा ये मेरे पास एंगल आया थीटा, और ये वाला 90 डिग्री है। तो मैंने कहा थीटा जिसमें बैठा होता है वो होता है बेस, और यहां से मेरे को पता क्या है, मुझे ये एल पता है। अच्छा यहाँ पे मैं लिख दूं क्योंकि सिचुएशन क्या क्या हो पता है मेरे को, एल और आर पता है। तो मेरे को एल पता है, मैंने थीटा लिया, जिसका मतलब है कि बच्चे मैं कॉस थीटा लगाऊंगा। मैं यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू, मेरे पास आ जाएगा बच्चे आपका बेस जो कि है पर ये पीएम अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो पीएम हो जाएगा एल कॉस थीटा। पीएम एल कॉस थीटा आ गया बच्चे। तो अब बात आती है कॉस थीटा क्या होगा। तो मेरे पास बच्चे ये रहा आपका थीटा,
ये रहा आपका बच्चे T1, ये रहा आपका T2। इस वाले में हमें क्या मेंशन है इस ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल में बच्चे ये वाला मेरा L है और ये मेरे पास क्या है, R है। तो मैं क्या कहता हूं बेटा, अब यहां से तो cos थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास बच्चे जो परपेंडिकुलर होता है वो मेरा जहां पे परपेंडिकुलर होता है एक, ठीक है ना, उसके थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, थीटा जिस पे बैठा होता है बेस होता है, दैट मींस एल, और नीचे वाली जो सिचुएशन हो जाएगी वो हो जाएगी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कैसे हो जाएगी? ये मेरी हाइपोटेन्यूज बनेगी। तो इसका मतलब है बेस अपॉन में मेरे पास हाइपोटेन्यूज आ गया। तो अब cos थीटा की वैल्यू मेरे को मिल गई है, तो cos थीटा की वैल्यू मिल गई है तो मैं यहाँ पे pm की वैल्यू निकाल सकता हूँ। pm इज इक्वल टू एल इंटू में एल अपॉन में बेटा यहाँ पर आया एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो चलते हैं बेटा, यहाँ पे इस वैल्यू को उठाया तो यहाँ पर आया एल क्यूब, नीचे करा बच्चे मेरे पास एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आया, 2 से 2 कट गया, एल स्क्वायर है बच्चे ये। तो ये मेरे पास आया बेटा एल स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, एल क्यूब इंटू में आर, बेटा यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाल लिया है बेटा। अब एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, बच्चे मुझे इस टेंजेंट्स के बीच में एंगल निकालना है, और देखो कितना आसान है एंगल निकालना। आप ये देखो बच्चे, मैं ये कह रहा हूं, मैंने इनके बीच में ये लाइन ड्रॉ करी, मैंने कहा बच्चे कि टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है ना वो मैं 2 अल्फा मान रहा हूं, और अगर इनके बीच में एंगल 2 अल्फा है तो इसका मतलब ये क्योंकि बाइसेक्ट भी कर रही है तो ये एंगल हो गया मेरा अल्फा। इस ट्रायंगल के अंदर मुझे ये एल पता है, मुझे ये आर पता है। तो बच्चे, और ये मेरे पास क्या है बेटा, हम ये मेरे पास परपेंडिकुलर है। तो जब मेरे को परपेंडिकुलर और पता हो बेस, तो ये वैल्यू कौन, तो इसका मतलब ये है जब मुझे परपेंडिकुलर बेस पता हो तो tan का यूज करके मैं इस एंगल को निकाल सकता हूं। यानी कि बच्चे मैं ये कह रहा हूं tan अल्फा हो जाएगा मेरे पास r अपॉन में l। ठीक, सामने वाला परपेंडिकुलर और इस पे बैठा है वो है बेस। अब r अपॉन l जो है ये tan अल्फा की वैल्यू है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 2 अल्फा। तो tan अल्फा गिवन है 10 और मुझे 2 अल्फा निकालना है। तो डेट मीन्स कि मेरे पास tan 2 अल्फा का मैं यूज करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को tan अल्फा पता है और मुझे ये फॉर्मूला भी पता है कि अगर tan अल्फा हो तो tan 2 अल्फा निकाला जा सकता है, यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल से सिंगल एंगल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब मेरे पास जो आंसर आया r अपॉन में l, 1 माइनस में r का स्क्वायर, सॉरी r अपॉन l का होल स्क्वायर। तो विच मीन्स मेरे पास 2rl अपॉन में बेटा l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन में l स्क्वायर, l से l कट गया, 2r अपॉन में l स्क्वायर माइनस में r स्क्वायर। ये मेरे पास सिचुएशन आई। तो यही है बच्चे आपके पास एंगल बिटवीन, एक सेकेंड, l तो मल्टीप्लाई मैंने करा नहीं, ये l ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 2rl। हाँ, तो 2rl इज द रिक्वायर्ड सिचुएशन जो कि मुझे tan 2 अल्फा एक तरीके से दे देगी। तो दैट मीन्स कि बच्चे एंगल बिटवीन द टेंजेंट जो है वो एक टेंजेंट एंगल ही होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी थी। आगे चलते हैं बच्चे, सर्कल पासिस थ्रू द ट्रायंगल पी T1 T2। बच्चे ऐसा कौन सा सर्कल है जो इन तीनों से पास होगा? अब ये 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल को इक्वेशन निकालने के लिए हमने लेक्चर 2 या 3 में हम देख चुके हैं। यहाँ पे हम कुछ अलग सोचते हैं बच्चे, अलग सोचते हैं। तो अलग मेरे पास ये है कि मैं P से C को मिलाता हूं। अरे आजा, मैंने क्या करा बेटा, मैंने P और C को मिला दिया। अब मैंने PC को मिला दिया तो PC को डायमीटर मान के मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने PC को डायमीटर माना और एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये एंगल मेरा 90 डिग्री है, ये एंगल भी मेरा 90 डिग्री है। तो डायमीटर से अगर कोई एंगल 90 डिग्री बनता है तो वो सर्कल को टच कर रहा होगा।
तो इसका मतलब है T1 पॉइंट भी सर्कल को टच कर रहा होगा और T2 पॉइंट भी सॉरी T2 पॉइंट भी सर्कल को टच कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो दैट मीन्स अगर मैं PC को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करूं तो डेफिनेटली वो जो सर्कल होगा वो T1, C, T2 और P इस तरीके से ये कनेक्ट होगा। थोड़ा सी शेप भी आ गई है, बहुत अच्छी बात है। आई होप बच्चे आप ये समझ पाए होंगे। मैंने इस पॉइंट पे इन तीनों पॉइंट से लिंक करने वाला जो सर्कल है उसको ड्रॉ करने की कोशिश करी और इसको ड्रॉ करने में मैंने आपको ये समझा रहा हूं कि मैं पीसी को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा हम उल्टे लॉजिक से थ्रू चल रहे हैं। अगर पीसी को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करूंगा तो पीसी से एक एंगल T1 पे बनता है 90 डिग्री और पीसी से ही एक एंगल T2 पर बनता है 90 डिग्री। तो अगर कोई भी रेडियस से हमारे पास एंगल बनता है, जो भी ये क्या कहते हैं कोर्स एंगल बनाती है 90 डिग्री, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट उस डायमीटर के सर्कल पर जरूर होगा। तो दैट मीन्स अगर मैं पीसी को डायमीटर मान रहा हूं T1 और T2 में 90 डिग्री है तो ये सर्कल डेफिनेटली T1 T2 से पास होगा और ये जो कंबाइंड सर्कल आया है ये अल्टीमेटली P T1 T2 से पास हो रहा है। तो अब P मेरे पास क्या होता है बच्चे? P होता है मेरे पास x1 y1, सेंटर होता है -g -f। तो मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चे ऐसे सर्कल की? तो हम डायमीटर फॉर्म लगाएंगे, x माइनस में x1 फिर x प्लस में g इन प्लस में y माइनस में y1 एंड y प्लस में g के बाद आ गया f इज इक्वल टू 0। आई होप बच्चे आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। तो मेरे पास अब कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उनको देखते हैं। क्या कह रहा है? टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट HK टू द सर्कल, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय देम एंड देयर कोड्स ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि जो हम ट्रायंगल पढ़ के आए हैं उसी का एरिया बेसिकली पूछ रहा है। तो एरिया हमने ट्रायंगल का क्या निकाल के आए हैं बच्चे? हमारे पास L क्यूब इनटू में R अपॉन में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ये होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू आई थिंक 2 नहीं है मेरे पास, एल क्यूब है। हाँ हो गया। तो बच्चे मेरे पास एल क्यूब नहीं, 2 नहीं है, एल क्यूब इंटू में आर अपॉन में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। एक बार चेक कर लें बेटा। हाँ यही है, ठीक है। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है यहाँ पे गए, तो अब एल क्यूब क्या होता है? लेंथ। लेंथ निकालने के लिए मैंने बताया था L इज इक्वल टू रूट S1। यानी कि सिंपल है बच्चे, हमारे पास जो सर्कल है उसके अंदर जो पॉइंट है वो डाल दो। तो पॉइंट है मेरे पास H के, अगर मैं उसको डालूंगा तो L आ जाएगा मेरे पास आपका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चे आपका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसकी पावर 3 है अपॉन में आ गया 2 इनटू में आर। आर की जगह पे मेरे को, अच्छा आर की जगह पे बेटा मेरे को ना ए दे रखा है, ए। तो ये हो गया बच्चे आर की जगह पे ए। एल स्क्वायर का मतलब है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये है मेरे पास ए स्क्वायर। ये दोनों आराम से कट गए। तो मेरे पास क्या आ गया बच्चे आपका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए की पावर 3/2 इनटू में ए अपॉन में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो 3/2, अच्छा एक सेकेंड, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ही है। हम्म हम्म बच्चे आई थिंक मेरे से कोई मिस्टेक हो गई होगी प्रिंटिंग वाइज जब मैं इसको बना रहा हूँ। तो आंसर जो है या तो बच्चे यहाँ पे ये ए ऊपर होना चाहिए था या फिर यहाँ से ना ए मिसिंग है, क्योंकि आंसर यही आएगा बच्चे आपका। ठीक है, आई थिंक आप बच्चे समझ गए होंगे कि आपको आंसर क्या आना है। अब चलते हैं आगे। फ्रॉम द पॉइंट 3 4 टेंजेंट पी ए, इस पी इसको पी नाम दिया है, यानी कि ए और बी दो टेंजेंट ड्रॉ करिए सर्कल विद एन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इन अ स्क्वायर यूनिट। तो ये भी बच्चे वही है, इसके अंदर भी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है।
एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा मेरे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा एल क्यूब अपॉन में आर, ये है एल स्क्वायर आर स्क्वायर। तो एल का मतलब है लेंथ, लेंथ है बच्चे मेरे पास एल इज इक्वल टू अंडर रूट एस वन। दैट मीन्स बच्चे कि मेरे को सर्कल के अंदर मेरे को रखना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस में 4 6 इंटू में 4 माइनस 12। तो ये आ गया बच्चे 3 का स्क्वायर 9 16 12 24 माइनस 12। ये दोनों आपस में कट गए बेटा 24 9 और 5 25, यानी कि ये आ गया बच्चे मेरे पास 7। तो ये आया 7 का क्यूब इनटू में आर कितनी है, चलो जी बेटा आर को भी कैलकुलेट करते हैं। आर होगा बच्चे अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस में आर, ठीक है ना। आर दैट मीन्स कि यहाँ पे अरे कांस्टेंट। तो इस हिसाब से बच्चे मेरे पास जी जो है वो आया है मेरे पास -2 एंड ये आया है बच्चे आपके पास -3, यानी कि बच्चे -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर माइनस 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 सी माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 दूनी 4 3 तिया 9 और 12, यानी कि बच्चे मेरे पास आ गया अंडर रूट 25, दैट मीन्स मेरे पास 5 आया। तो 7 क्यूब इंटू में 5, नीचे आया 49, अब प्लस में बेटा मेरे पास 25। तो अब इन सब में आंसर कौन सा होगा बच्चे, तो पहली बात ये कि कोई भी चीज 5 से मल्टीप्लाई होगी 0 या 5 बनेगी, ठीक है। तो 0 और 5 की अगर मैं केस में बात करूं तो मेरे पास 5 वाला केस एक की है, और अगर मैं कहूं नीचे वाले को ऐड करूं तो ये बन रहा है 74, जो कि इन सिचुएशन में भी एक ही है। तो डेट मीन मेरा आंसर भी है, मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं बेटा हम, फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन द लाइन, इस पीस जो है इस लाइन पर जो कि नियरेस्ट होगा इस सर्कल के, यहां से टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है सर्कल पे। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ टेंजेंट एंड पेयर ऑफ रेडी, यानी कि बेटा ये वही क्वाड्रिलेटर एरिया की बात कर रहा है जिसका हम डिस्कशन करके आए हैं। अब बस एक पॉइंट है कि मैं यहां पे सपोज करो सर्कल बनाता हूं, ठीक है। तो सर्कल बनाया, ये मेरे पास पॉइंट है। अब ये इसका सेंटर है मेरे पास, सर्कल जो आया है इसका जो सेंटर आया है वो मेरे पास आया है 0 एंड यहां से आया है ये -6 है, तो यहाँ पे आया +6। ये है सेंटर इसका, एंड इसका जो रेडियस है, अगर मैं रेडियस की बात करूं तो मेरे पास 6 0 का स्क्वायर 36 माइनस 35, तो आर मेरे पास आ गया √1, तो आर की वैल्यू होगी 1, यानी कि जो रेडियस है बेटा वो मेरे पास 1 है, ठीक है। ये लाइन जो है बच्चे मेरे पास 2x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास लाइन है। कहता है इस लाइन से पे पॉइंट जो P है वो सर्कल के सबसे नियरेस्ट है। नियरेस्ट पॉइंट की एक खास बात होगी, ठीक है ना, कि वो जो होगा बेटा जो पॉइंट होगा वो एक तरीके से सर्कल पर परपेंडिकुलर होगा, या फिर सर्कल की टेंजेंट से भी कह सकते हैं परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई थिंक आप ये बात समझ गए। तो मुझे करना क्या है बेटा, मुझे कोऑर्डिनेटर का एरिया बताना है। अब कोऑर्डिनेटर का एरिया बताने के लिए मुझे जो है एरिया क्वाड्रिलेटर बताना है, तो ये होता है एल आर। आर तो चलो मेरे को पता है, एल निकालना है। अब सारी मेहनत एल की है, और एल जो है यहां से ये पॉइंट एल भी आएगा आपका, ठीक है। तो देखो बच्चे ये जो है मैं एक टेंजेंट यहां पे भी ड्रॉ कर देता हूं, ठीक, और पीछे वाली को रफ कर देता हूं। तो ये मेरे पास टेंजेंट कितनी है 1, ये 90 डिग्री है। तो अगर मेरे को ये पता चल जाए, मेरे को रेडियस 1 पता है, तो मैं एल को निकाल सकता हूं, ठीक। तो यहां पे मैंने कहा कि मेरे पास ये मेरे पास लाइन है और ये मेरे पास पॉइंट है, तो मैं कह रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन
पॉइंट एंड लाइन। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन के कॉन्सेप्ट पे गए। पॉइंट एंड लाइन का कॉन्सेप्ट जो कहता है वो ये कहता है बच्चे कि यहां पे 2 आपका आ गया 0 प्लस में यहाँ पे आया 6 प्लस में 4 अपॉन में 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 1 अंडर द रूट और ये मॉड्यूलर। तो यानी कि हो गया 6 4 10 अपॉन में हुआ √5। ठीक है, पॉजिटिव है तो मेरे को मॉड्यूलस की कोई लेना देना नहीं है। तो ये मेरे पास आ गया 2√5। तो 2√5 जो है ये मेरी लेंथ हो गई 2 रूट सॉरी बेटा 2√5 जो हो गया मेरे पास ये हो गया। तो ये मेरे पास अब हाइपोटेन्यूज है। एल निकालने के लिए मेहनत करते हैं तो एल क्या हो जाएगा बच्चे, एल क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 2√5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बच्चे, तो ये हो जाएगा मेरे पास ये आपका 4 और ये हो जाएगा 5। एक सेकेंड, 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 और 5, 4 5 जा 20 माइनस 1 तो L आ जाएगा आपका 19 और ये भी L स्क्वायर होगा तो √19, L √19 आएगा। बेटा मैं एक बार चेक कर लूं कि L की सिचुएशन ठीक है या नहीं है। A2 है, x मेरा 0 प्लस 1y प्लस 4 अपॉन में बेटा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1। ठीक है बच्चे, कैलकुलेशन वाइज ठीक है। अगर ये कैलकुलेशन ठीक है तो L की वैल्यू √19 ही निकली है। तो L जो आया मेरे पास √19 आया। तो मेरे पास एरिया क्या होगा, LR होता है तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो ये होगा LR जिसमें से L निकाला है √19, R है बच्चे 1। तो बच्चे ये मेरे पास आंसर आ चुका है। आप फिर भी एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना क्योंकि -C 36R1 है बेटा। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट भी आप फिर भी बच्चे एक बार कैलकुलेशन चेक करना। बाकी क्वेश्चंस ठीक है, इसमें कोई गलत दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन एक और है बच्चे मेरे पास, लेट ए बी द सेंटर ऑफ सर्कल। ये ए है, ये इस सर्कल का सेंटर है। कहता है सपोज करो टेंजेंट एट द पॉइंट बी एंड डी ऑन द सर्कल मीट एट पॉइंट सी, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटर ABCD। तो यहाँ पे मेरे को ये रहा एक सर्कल, इसका सेंटर है जो कि मेरे पास A है। A जो है मैंने यहाँ पे बोला ये आया 1 और ये आया मेरे पास 2। तो ये आया 1 और ये आया 2, ये मेरे पास क्या है, सेंटर है। सेंटर आया बच्चे मेरे पास 1 एंड 2। ठीक है, 1 2 मेरे पास सेंटर आ गया। अब कह रहा है इस सर्कल पे एक पॉइंट है B। ठीक है बेटा, एक पॉइंट है B, एक पॉइंट है मेरे पास D, कहीं भी ले लेते हैं बच्चे अपनी सहूलियत के हिसाब से। और B और D से कह रहा है हम जो टेंजेंट बनाएंगे वो C पे मीट करती है। तो ये रहा मेरे पास एंड ये रहा मेरे पास। ठीक है, इन दोनों टेंजेंट बनाया, ये C पे मीट करती है। B जो पॉइंट है वो है मेरे पास 1 7, D जो पॉइंट है मेरे पास 4 - 2 है। इसको जोड़ा मैंने C के साथ, इसको भी जोड़ा मैंने C के साथ। तो मेरे पास ये क्वाड्रिलेटर आया है ABCD। ठीक है ना, इसकी एक मेरे को वैल्यू बतानी है। तो सेंटर A है बच्चे, हाँ सेंटर A है ना, ये सेंटर A है। हाँ, तो बच्चे मैं अगर देख पा रहा हूं तो मैं आराम से ना रेडियस निकाल सकता हूं और रेडियस जो होगी वो बहुत सिंपल होगी। जैसे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 20, यानी कि बच्चे रेडियस मेरे पास हो गई 5। मुझे चाहिए सिर्फ L। ठीक है, जैसे ही L मिल जाएगा L इंटू R मेरे पास क्या होगा, इस क्वाड्रिलेटर का एरिया हो जाएगा। अब L इंटू R किस क्वाड्रिलेटर का एरिया बनने के लिए मुझे पॉइंट C चाहिए। C पॉइंट के थ्रू ही मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल पाऊंगा। तो C पॉइंट को निकालने के लिए
मेरे को मैं सारी वर्किंग अब जो कर रहा हूं मैं एल के लिए कर रहा हूं। एल पॉइंट के लिए वी नीड पॉइंट सी। अब पॉइंट सी चाहिए, तो पॉइंट सी जो है ना वो बी सी एंड सी डी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अगर मैं बीसी की इक्वेशन की बात करूं तो बीसी की इक्वेशन मेरे पास क्या हो जाएगी, अभी अभी बच्चे हमने देखा था यहां पे लेक्चर नंबर 5 के अंदर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड पॉइंट इज गिवन। तो मेरे पास क्या होता था, ये हम ट्रांसफॉर्म कर देते थे, तो x x1 y y1 इस तरीके से हमारे पास आती थी। तो मेरे पास ये जो इक्वेशन हुई, ठीक है ना, देन द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज बीसी की वो हो गई बच्चे हमारे पास x x1 y y1 माइनस टू एक्स प्लस वन अपॉन में टू माइनस 4 वाई प्लस 7 अपॉन में 2 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये है मेरे पास बी सी। ठीक है, यहां से मैं निकालूंगा सी डी। बी सी निकल गया, सी डी निकालने में कोई देर नहीं लगेगी। सी डी निकालने में बस आप ये सोचिए कि यहाँ पे फिर से मेरे को पॉइंट गिवन है बच्चे, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा 4x माइनस 2y माइनस में 2, ये हो जाएगा x प्लस 4 अपॉन में 2। थोड़ा सा बहुत स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा मेरे को, एंड माइनस में 4 y प्लस 2 अपॉन में 2, सॉरी y माइनस 2 अपॉन में 2 माइनस में 20। तो बच्चे मैं अगर देखूं तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, यहाँ से भी 2 से 2 कट गया, ये आ गई x प्लस 7y। 2 से 2 कट जाने की वजह से ये आ गया माइनस x माइनस 1, और ये हो गया माइनस 2y, एंड माइनस में मेरे पास 14 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो मजे की बात है बेटा, x x कट गया, 7 2 में 2 गए 5 एंड 7 में से 2 गए ये, एंड ये आ गया आपका 5 इज इक्वल टू 20 30 34 और एक 35, तो y इज इक्वल टू आ गया 7। तो इसकी इक्वेशन आ गई बच्चे y इज इक्वल टू 7। ठीक है, सिमिलरली इसकी इक्वेशन भी निकालनी है आपको, सी पॉइंट निकल जाएगा, देन आप सी से आप ये लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, और क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालने के लिए एल आर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इतना ज्यादा मेरे लिए बताने लायक नहीं है, बट इसको फिर से भी मैं बताना चाहूंगा। रीजन क्या है, इसमें एक कैलकुलेशन आराम से खत्म करी जा सकती थी। देखना कैसे, ये मेरे पास सेंटर है। सेंटर क्या है बच्चे मेरे पास, जिसको मैंने ए से डिनोट करा है वो है 1 2। एक पॉइंट है बी जिसकी वैल्यू है 1 7। अब बी पॉइंट में ध्यान से देखो बेटा, ए का कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, ए का कोऑर्डिनेट जो है वो है मेरे पास 1, और यहाँ पे बी के कोऑर्डिनेट भी पहला क्या है वो है 1, यानी कि वो डायरेक्टली कहाँ होगा, इसके ऊपर, और ये होगा बच्चे मेरे पास 7। तो अब अगर मैं ये कहूं कि मेरी ये टेंजेंट है और इससे इस बी को टच करके मेरी, सॉरी, ए बी मेरी रेडियस है और बी को टच करके मेरी एक टेंजेंट जा रही है। ठीक है, बी को टच करके मेरी जो टेंजेंट जा रही है बच्चे, वो टेंजेंट क्या होगी, एक तरीके से पैरेलल होगी। ठीक है, या मैं ये बात कहूं कि उस टेंजेंट के अंदर बी की वैल्यू क्या है, 7 है। ठीक, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी कि y7 रहेगा, x चाहे आपका कुछ भी हो। ठीक, आई होप बच्चे आप ये समझ पाए होंगे कि किस तरीके से अगर ये पॉइंट ठीक इसके ऊपर है तो इससे निकलने वाली टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगी। दूसरा पॉइंट है d, वो आप जहां मर्जी ले लो, और d को अगर मैं यहां से ज्वाइन करवाऊंगा तो ये मेरे पास पॉइंट, ये मेरे पास पॉइंट C आएगा, और ये C की जो भी पॉइंट आएगा मुझे ना उस पे X पे मेहनत करनी है। Y मेरा 7 है, ये मेरे को पता है, और यही चीज बच्चे आपकी निकली यहां पर भी थी। आई होप आप देख भी पा रहे होगे बेटा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने अपनी थोड़ी सी फिगर्स की देख के या पॉइंट्स को देख के अपनी थोड़ी समझदारी लगाई, और एक इक्वेशन मैंने कैलकुलेट करने से बचा ली। ठीक है, अब दूसरा सिंपल है, जहां पे आपको डी दे रखा है, आप डी निकालिए।
इन दोनों को लिंक कीजिए और वही सिंपल जो है आपका डी जो होगा मेरा आपका होगा 4 - 2। तो 4 - 2 आप यहाँ पे करिए और आपका आंसर आपके हाथ में हो जाएगा। ठीक, चलिए बच्चे, मुझे लगता है कि अब मेरे को जो एक इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना था वो हो चुका है, बाकी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं बच्चे, अब हम इन हिडन टॉपिक्स के बाद अब हम चलते हैं एक नए टॉपिक पे, पोजीशन ऑफ टू सर्कल और उनके बीच की टेंजेंट की बात करते हैं। देखो, दो सर्कल की बात करूं, ये रहा सर्कल 1 और ये रहा सर्कल 2। तो सर्कल 1 और सर्कल 2 कहां कहां हो सकते हैं? या तो बिल्कुल अलग हो सकते हैं, ठीक है ना, या क्या हो सकते हैं, ये टच कर सकते हैं दो सर्कल, ठीक, या एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर हो, या एक सर्कल दूसरे सर्कल को काट रहा हो, या एक सर्कल दूसरे सर्कल का कॉन्सेंट्रिक हो। तो ऐसे जितने भी केस बनेंगे ना, हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो दो सर्कल के ऊपर क्या क्या पोजीशंस हो सकती है, इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से भी देखा जा सकता है। जैसे कि एक सर्कल जो है बाहर है, सर्कल बेटा दूसरे सर्कल के और पास आया, फिर ये सर्कल तीसरे सर्कल के अंदर गया, फिर ये सर्कल जो है चौथे सर्कल मतलब उस सर्कल के बिल्कुल अंदर चला गया, यानी कि इनसाइड टच कर रहा है, यहां पे ये आउटसाइड टच कर रहा है। ये सर्कल बच्चे और अंदर चला गया, लेकिन अभी भी कॉन्सेंट्रिक नहीं है। फाइनली सर्कल क्या बन गया? कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन गया, यानी कि जहां पे दोनों का ओरिजिन सेम है। ठीक है, अब बस बच्चे इसके अलावा ये दो पोजीशंस जो है सर्कल की और कुछ नहीं हो सकती, या तो बाहर हो सकता है, और अगर अंदर टच कर रहा होगा, अंदर आ रहा होगा, तो यही पोजीशन बनती है। तो अब पहचाना कैसे जाए कि कौन सी पोजीशन है? ठीक है, तो इसके लिए बहुत हेल्पफुल होती है हमारे पास, ये है इसका सेंटर 1 और ये है इसका सेंटर 2। तो ये होगी डिस्टेंस C1 और C2, जिसको मैंने हर बार डॉटेड लाइन से दिखाया है। ठीक है, अच्छे, अब देखो ये क्या है, ये इसकी रेडियस 1 है, ये इसकी रेडियस 2 है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है C1 और C2 के बीच, ये R1 और R2 रेडियस के सम से ज्यादा है। ठीक है, ये कंडीशन ठीक है, R1 और R2 के सम से ज्यादा है। आई होप आपको ठीक भी लग रही होगी। और अगर मैं यहाँ पे आऊं, तो ये भी मेरे पास C1 है, ये भी मेरे पास C2 है, ये मेरे पास R1 है, ये मेरे पास R2 है। तो बच्चे यहाँ पे जो कंडीशन आ रही है कि C1 और C2 के बीच की जो डिस्टेंस है R1 और R2 के सम के बराबर है। आपको दिख भी रहा होगा बच्चे कि किस तरीके से, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं, कि यहां से लेके बच्चे यहां तक R1 है, देन इसके बाद R2 है, और दोनों ने मिलके ये डॉटेड लाइन को कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये सर्कल है ना, टच कर रहा है एक्सटर्नली। ठीक, इसके बाद सर्कल अंदर जाता है और उसके बाद उसको ये इंटरनली टच करता है। मैं पहले इंटरनली पे आता हूं। यहां पर भी बच्चे इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2। तो D C1 और C2 ये रहा। अब बच्चे बात करते हैं, मैंने इसको करा जूम, तो ये वाला जो है ऑरेंज वाला है बेटा आपका R1, और ये वाला है R2। तो अगर मैं पूरे R1 में से R2 माइनस कर दूं, यानी कि बच्चे मैं ये कह रहा हूं, इस इतनी फिगर में से यहां से लेके, अगर मैं इतनी फिगर में से इतनी फिगर माइनस कर देता हूं, तो मुझे यही फिगर बचेगी बेटा, जो कि मैं दिखा रहा हूं। तो यानी कि बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि इस बार मेरे को क्या करना है, C1, डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2 इज इक्वल टू R1 माइनस में R2। अब R1 माइनस R2 इसके बराबर है, तो ये मुझे नहीं पता कि R1 बड़ा है R2 वो छोटा है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, इस पे लगा लेता हूं मॉड्यूलस, क्योंकि बेटा डिस्टेंस जो होती है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ठीक, तो अगर सर्कल बाहर जो है वो टच कर रहा है, तो कंडीशन मेरी पास ये रही, और सर्कल जब अंदर से टच कर रहा है तो मेरी कंडीशन ये रही। अब जो सर्कल बीच में अटक गया, यानी कि ये ना ही पूरी तरह अंदर जा पाया, ना ही बाहर रह पाया, तो आप इसमें नोटिस करो कि इसकी जो ये C1 और C2 है ना, ये C1 और C2, तो डिस्टेंस C1 और C2 जो है
वो सबसे पहले जो इसकी बिल्कुल बाहर वाली है उससे छोटा होगा। R1 प्लस R2 से डेफिनेटली ये छोटा होगा, और ये बड़ा होगा इससे, किससे? R1 माइनस में R2 से। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल इनसाइड टच करने की कंडीशन है और ये आउटसाइड टच करने की कंडीशन है। ये तो बीच में फंस गया, इसलिए इन दोनों के बीच में है। और अगर आप थोड़ा सा इसको जूम करके देखना भी चाहते हो, जहां पे कंडीशन नजर भी आ रही है, तो आप खुद देखो बेटा कि ये मेरे पास R1 है, ये मेरे पास बच्चे R2 है। R1 में से R2 अगर मैं माइन प्लस करता हूं, अगर मैं, तो मैं देख रहा हूं कि जब इनको प्लस करता हूं तो मेरे पास इतनी लाइन एक्स्ट्रा बच रही है, और जब इनको माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या हो रहा है, ये वाली लाइन दो बार आपस में माइनस हो रही है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये बात कह सकता हूं कि जब मैं ऐड कर रहा हूं तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है, और माइनस कर रहा हूं तो एक्स्ट्रा माइनस हो रहा है, इसलिए जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में सफर रहेगी। आई होप बच्चे इन फिगर्स के थ्रू आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं आगे, क्योंकि ये सर्कल और ज्यादा अंदर हो गया है, तो बहुत सिंपल सी कंडीशन है। आपका यहाँ पे दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है वो लेस देन होगा R1 माइनस R2 से। क्यों? कैसे होगा? पहले तो इन लॉजिक से समझो। ये क्या था बच्चे, जब आउटसाइड टच कर रहा था R1 प्लस R2 के बराबर था, जब अंदर गया तो R1 प्लस R2 से लेस देन हो गया। तो जब इनसाइड टच कर रहा था R1 माइनस R2 के बराबर था, जब और अंदर गया R1 माइनस R2 से कम हो गया। बाकी बच्चे अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहां से देखिए बेटा कि ये मेरे पास रेडियस 1 है, ये मेरे पास रेडियस 2 है। मुझे इस डॉटेड लाइन के बारे में जानना है कि ये डॉटेड लाइन कैसे निकलेगी। तो अगर पूरी रेडियस में से, अगर मैं पूरी रेडियस में से इस रेडियस को माइनस करता हूं, तो मेरे पास ये वाला जो एरिया है वो एक्स्ट्रा आ जाता है। दैट्स वाई बच्चे कि मैं ये कहूंगा बच्चे कि R1 माइनस R2 से जो फिगर है वो C1 और C2 से थोड़ी सी बड़ी है। ठीक, आई होप बच्चे आप ये समझ चुके होंगे। तो अब चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है बेटा मेरे पास कि जब सर्कल कॉन्सेंट्रिक हो गए दोनों का, मेरे पास क्या है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, DC1 C2 इज इक्वल टू 0, और ये इसी का स्पेसिफिकेशन है बच्चे, अलग से कुछ नहीं है। तो यानी कि C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 0। अगर मैं कहूं बच्चे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ R1 माइनस R2 किसके बराबर हो गया बच्चे, नेट में 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? तो आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, एंड DC1 DC2 की आपको सिचुएशन भी समझ में आ गई। और अरे, अब यहां से मैं इन पे टेंजेंट्स बनाने की बात करता हूं। देखो बच्चे, मैं ना टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, एंड टेंजेंट ड्रॉ करूंगा मैं, वो करूंगा बेटा एक बार पर्पल कलर से। ठीक है बच्चे, मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहला केस है, इसमें कितनी टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है। तो देखो, एक टेंजेंट आपकी बाहर से ड्रॉ करी जा सकती है, दूसरी टेंजेंट भी आपकी बाहर बाहर से ड्रॉ करी जा सकती है। ये इधर टच हो जाएगी, नहीं हुई तो हम कर देंगे। तो दूसरी टेंजेंट भी क्या है बेटा, बाहर बाहर से टच करके जा सकती है। तो दो टेंजेंट्स हो गई है बच्चे आपकी। अब सिमिलरली मैं यहां पे बोलूं कि दो टेंजेंट्स के बाद, ग्रीन कहां गया यार, ग्रीन आ पाओ। अब मैं कहूं कि यहां पे एक टेंजेंट ऐसी भी हो सकती है जो इसको काट के टच करे, और दूसरी टेंजेंट ऐसी हो सकती है जो इसको काट के टच करे, कुछ इस तरीके से। ठीक, तो यानी कि बच्चे इस वाले केस में चार टेंजेंट बनना पॉसिबल है। तो सिमिलरली यहां पे मेरे पास क्या होगा, यहां पे बच्चे आपकी दो टेंजेंट तो ऐसी सेम ही बनेगी। ये रही आपकी टेंजेंट नंबर 1, और ये रही आपकी टेंजेंट नंबर 2। थोड़ा सा चिपका देंगे, मेरा दूर हो गया। तो टेंजेंट नंबर 1, टेंजेंट नंबर 2, दो टेंजेंट आपकी आ चुकी है। तीसरी टेंजेंट क्या होगी बच्चे, तीसरी टेंजेंट के लिए हम जाते हैं ग्रीन पेन के पास, और मैं ये कहूंगा कि इन दोनों को टच करके मेरी तीसरी टेंजेंट भी जा रही होगी। आई होप बच्चे आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितनी टेंजेंट्स होंगी, यहाँ पे एक ही टेंजेंट्स होगी बच्चे, सॉरी दो टेंजेंट्स होगी जो बाहर बाहर से इनको टच करके जा रही है,
इंटरनली जो हमारी दो टेंजेंट बन रही थी वो इस केस में पॉसिबल नहीं है। बहुत गलत बन गया बेटा डायग्राम। तो यहां से बेटा हमारी दो टेंजेंट जाएगी, यहां से मेरे पास एक टेंजेंट पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे पॉसिबल है कि यहां से मेरी जो टेंजेंट है वो टच करके जाए। ठीक है, समझ लेना कि टच करके जा रही है बच्चे। तो अब यहां से आप समझ पा रहे हो, तो इन केसेस में क्या है, क्योंकि सर्कल एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे, टेंजेंट बनेगी नहीं। ये सर्कल भी उसके अंदर है, इसलिए टेंजेंट बनेगी नहीं। आई होप बच्चे आपको ये क्लियर हुआ। तो अब चलते हैं आगे। ये है हमारा कंक्लूजन। यहाँ पे लिखे हैं मैंने केसेस, यहाँ पे कंडीशन और यहाँ पे टेंजेंट। तो सर्कल जब डू नॉट टच, टच ही नहीं करते बेटा, बाहर बाहर है दोनों, ठीक है ना, तो मैं ये कहूंगा ये मेरे पास कंडीशन है। ठीक है, C1 C2 जो है इनके बड़े कॉम टेंजेंट्स जो है मेरी 4 है। अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो ये दोनों बराबर होंगे, टेंजेंट 3 है। अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो बच्चे मेरे पास ये मैंने बताया था, इससे बड़ा होगा, टेंजेंट 2 आएंगी। जब इंटरनली टच कर रहे हैं टेंजेंट 1 आएगी। जब सर्कल अदर है, अंदर ही आ गया तो नो टेंजेंट। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल में C1 और C2 इज इक्वल टू 0 एंड अगेन द नो कॉमन टेंजेंट। ठीक, चलते हैं बच्चे आगे। तो मेरे को ये पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बताओ इन सर्कल पे। बच्चे कुछ नहीं करना मुझे, मेरे को आर दोनों के कैलकुलेट करने हैं। तो इसका R1 तो आ गया मेरे पास 2, इसका R निकालने के लिए मैं गया अंदर, तो -6 में आया मेरे पास 3, 3 का स्क्वायर हुआ 9, -8 यानी कि हुआ बच्चे मेरे पास ये 4, 4 का स्क्वायर हुआ 16 एंड माइनस माइनस प्लस 24 यानी कि मेरे पास हुआ 7। तो R1 प्लस R2 मेरे पास हो गए बच्चे 7 और 2। चलो इसको बाद में ऐड करेंगे, क्या पता ऐड करके ना आ रहा हो। अब बात करते हैं बच्चे कि इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर है 0 0, इसका सेंटर है मेरे पास ये बेटा आ जाएगा 3 एंड 4। तो जब मैं डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2 निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 5। तो D C1 एंड C2 मेरे पास 5 आ रहा है। और अगर मैं R1 माइनस R2 कर दूं, दो टेंजेंट को आपस में माइनस कर दूं, तो भी ये 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चे कि हमारे पास ये सर्कल जो है वो इंटरनली टच कर रहा है और उस केस में एक टेंजेंट बनना पॉसिबल है। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि जब मेरा R1 माइनस R2 के बराबर होता है तो एक कॉमन टेंजेंट आती है। आगे चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इन 5 इज होना चाहिए था बेटा, एंड विच टच द सर्कल एक्सटर्नली एट द पॉइंट 5 5। यानी कि बच्चे मेरा ये एक सर्कल है एंड मेरा ये दूसरा सर्कल है। दूसरा सर्कल बेकार बना, ठीक है, थोड़ा सा मान के चलना टच ही कर रहे हैं। तो ये दो सर्कल है, ये जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं उस पॉइंट को मैं 5 5 बोल रहा हूं। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस, जिसकी रेडियस कितनी है 5, यानी कि इस सर्कल की रेडियस 5 है, 5 5 पे टच कर रहे हैं। किस सर्कल को कर रहे हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यानी कि बच्चे इसका जो सेंटर हो गया वो हो गया मेरे पास 1 2। ठीक है, तो मुझे इसकी इक्वेशन बतानी है। ये मेरे पास सीन सिनेरियो है। तो इसकी इक्वेशन बताने के लिए मैंने कहा मेरे पास इसका जो भी सेंटर आएगा, ये जो सेंटर है, ठीक, ये डी C1 एंड C2 जो है R1 प्लस R2 के बराबर होगा। तो R1 तो पता है, R2 को हम निकाल लेते हैं। बच्चे R2 निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 20 यानी कि 5। तो मजे की बात है बच्चे, इसकी भी रेडियस 5 आ गई। तो यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है बेटा? मेरे पास 10, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये मेरे पास 5 5 दे रखी है। मुझे अब इसकी इक्वेशन निकालनी है जिसके लिए मुझे सेंटर चाहिए एंड रेडियस चाहिए।
सेंटर और रेडियस निकालने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, रेडियस मेरे को गिवन है। अब मैं इसमें लूंगा बच्चे एच के या अल्फा बीटा कुछ भी ले लो, क्योंकि ये पॉइंट जो है एक तरीके से इसको 1:1 के रेशो में काट रहा है। यानी कि बच्चे मैं अगर कहूं तो मेरे पास यहाँ पे ये 5 है, ये मेरे पास आया एच के, ये मेरे पास आया 1:2, ये इसको 1:1 की रेशो में बांट रहा है। दैट मीन एच प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5, के प्लस 2/2 इज इक्वल टू 5। तो एच की वैल्यू हो गई बेटा 9, के की वैल्यू हो गई 5 दूनी 10, 10 में से 2 गए 8। तो 9 और 8 मेरे पास इस सर्कल का सेंटर मिल गया। और अगर मेरे को सेंटर मिल जाता है, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, हाँ ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना बच्चे। तो अब सेंटर है, रेडियस है, x माइनस एच वाई माइनस के इज इक्वल टू आर स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाओ, काम खत्म करो। ठीक है, आगे चलते हैं। और बच्चे अगर मैं एलिमिनेशन के लिए बोलूं तो आप देखो ये दोनों पॉजिटिव है तो माइनस माइनस सिंबल के साथ जाएंगे, तो ये तो सीधा सीधा आपका कट गया, ये नहीं आएगा बच्चे आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नहीं आएगा, तो आपकी जो लड़ाई होगी ए और बी के बीच में है, क्या आएगी। ठीक, आगे चलते हैं बच्चे। कॉमन टेंजेंट्स। अब कॉमन टेंजेंट्स क्या होती है, तो बच्चे यहाँ पे हमने जितनी भी टेंजेंट्स बनाई है ये सारी कॉमन ही है, क्योंकि दोनों सर्कल पे बन रही है। इनमें है ना नाम होता है, जो ऊपर ऊपर से टच कर रही है उसे बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और जो क्रॉस करके टच कर रही है उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। तो ये नाम है इन दो टेंजेंट्स के। इन दो टेंजेंट्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, दो चीजें हमें और जाननी है। देखो, कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है एक जो बच्चे डायरेक्टली ज्वाइन करती है, यानी कि सीधे सीधे लाइन के थ्रू, that touch the circle on the same side of the line connecting their center। यानी कि इसका, यानी कि बच्चे जैसे एक का इसका रेडियस इधर है, इसका रेडियस इधर है, तो दोनों को सेम साइड ज्वाइन करने की बात कर रही है। आगे क्या बोला हुआ है, दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ऑन अ लाइन कनेक्टिंग द सेंटर डिवाइडिंग इट एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। इस बात को याद रखना, इस बात को हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक, चलो। अरे डिवाइड एक्सटर्नली इन द रेशियो। ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट क्या होती है, दीज आर द कॉमन टेंजेंट दैट टच द सर्कल ऑन अपोजिट साइड ऑफ द लाइन ऑफ द कनेक्टिंग सेंटर। तो अगर मैं कहूं मेरे पास इसका अपोजिट साइड ये है, और ये जो है ना कुछ इस तरीके से कनेक्ट करती है, यानी कि एक साइड इस तरफ, दूसरी साइड इस तरफ। ठीक, तो यही बात लिखी हुई है, कनेक्टिंग द अपोजिट साइड दे आल्सो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ऑन अ लाइन कनेक्टिंग द सेंटर, but this time the intersection is internal। The line connecting the center is divide the ratio in the radius of the circle। क्या है ये बात भी आपको समझ में आ जाएगी। तो इसका मतलब है टेंजेंट दो तरीके की होती है, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक है ट्रांसवर्सल। कैसे पता चलेगा, जब दोनों साइड जो लाइन है उनको ज्वाइन करेंगे तो वो डायरेक्ट बनती है, जब अपोजिट साइड लाइन को ज्वाइन करते हैं तो ट्रांसवर्सल बनती है। ठीक है, तो अब मेरा जो सबसे पहला काम है, मुझे बोला गया है कि इनकी लेंथ निकालो। इनकी लेंथ निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, मैंने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लिया। अब इस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के अंदर बच्चे मैंने क्या करा, मैं अब इतना कर ही लिया है तो ऑरेंज पेन को ले लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, पता नहीं कैसा ऑरेंज आया। हम्म, तो ये रहा इसका सेंटर, एंड ये पता नहीं कौन सा कलर जाएगा बेटा, आई थिंक दिस वन या दिस वन, शायद ये। तो ये रहा मेरे पास। तो मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों को मिला दिया। ठीक है, इसका नाम दिया बच्चे मैंने, इसका नाम दिया बच्चे मैंने C1, इसका नाम दिया C2। तो इसको मैंने बोला था DC1C2, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको अब D बोल रहे हैं। ठीक, तो
अब मुझे जो निकालनी है, मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है बच्चे, ठीक। और यहां से भी मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है, ठीक। तो दोनों सेम ही है बच्चे, इस पे कोई फर्क वाली बात नहीं है, एक को निकालोगे दूसरी की लेंथ सेम आएगी। तो मेरे को है क्या, मुझे ये डी पता है सबसे पहले, C1 और C2 करके, और मेरे को सर्कल है तो मेरे को इसका रेडियस भी पता है, और साइमल्टेनियसली मुझे इसका रेडियस भी पता है, क्योंकि रेडियस है ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाते हैं, और यहाँ पर भी क्या बनाएंगे बच्चे, ये 90 डिग्री बनाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं C2 से एक 90 डिग्री लाइन लेके आता हूँ और यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक। C2 से क्या करा, एक 90 डिग्री लाइन लाया और यहाँ ड्रॉ करी, या फिर इसको मैंने बोला L, इस L के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो इस रेडियस और इस रेडियस को ज्वाइन करती है, आप जैसे मर्जी समझो। तो ये L है, तो अब मेरे पास ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है, ये एक रेक्टेंगल बना है, तो ये भी सिचुएशन क्या होगी, L। अब ये सिचुएशन L है, यहाँ पे ये मेरे पास D है बच्चे, ये वाला पूरा जो है मेरे पास R1 है, सॉरी, ये पूरा जो है बच्चे मेरे पास क्या है, R1 है, और अगर ये R2 है तो ये इसके पैरेलल है, तो बच्चे ये भी क्या होगा, R2। तो इतना सा एरिया जो है मेरे पास R1 माइनस R2 आया, ठीक। तो ये जो इमेज आई है इसको यहाँ पे समझा देता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या क्या निकाला, मैंने कहा यहाँ पे R1 माइनस R2 है, इसका नाम रखा D, इसका नाम रखा L, ये मेरे पास दोनों सेंटर है। तो फिलहाल के लिए मैं बात करूं तो यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, और अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो बच्चे मैं ये कह सकता हूं डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बच्चे डी स्क्वायर माइनस में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये कटेगा तो ये अंडर द रूट आ गया, ये मेरा फॉर्मूला बना, ठीक। आगे चलते हैं, ट्रांसवर्सल में क्या होगा, ठीक है। ट्रांसवर्सल भी बच्चे वही है, जहां पे सिंपल है, हम लाइंस को अपोजिट साइड से जोड़ते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे ट्रांसवर्सल लिया, ठीक है, एंड एक यहाँ से मैंने ट्रांसवर्सल लिया, तो इन दोनों को मैं अगर मैं जोड़ता हूं, ठीक है, जोड़ ही लेंगे जबरदस्ती, हम्म, ठीक। तो अब ये वही है बच्चे जो लाइन जोड़ी है, जिसमें ये C1 है, ये C2 है, तो डिस्टेंस C1 एंड C2 जिसको हम नाम दिया D, ये मैं निकाल सकता हूं। ये मेरे पास क्या है, R1, ये मेरे पास क्या है, R2 है। तो अब मैं क्या करता हूं बच्चे, इस लाइन के पैरेलल जिसको मैंने L नाम दिया है, इसके पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि C2 से जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री का बना रही है, तो मैं ये कह रहा हूं, मैं ये एक्सटेंड करता हूं थोड़ा सा, ये थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड करा, और इसके जो पैरेलल लाइन है, इसकी जो पैरेलल लाइन है बच्चे, थोड़ा सा इसकी जो पैरेलल लाइन है वो मेरी कुछ इस तरीके से आएगी। तो यानी कि बच्चे मैं एक तरीके से ये बोलो कि C2 से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, यहाँ पे रेडियस को एक्सटेंड करके, या मैंने L के पैरेलल ही एक लाइन ड्रॉ करी है, क्योंकि L बेटा यहाँ पे आ रहा था, तो इसके पैरेलल वाली लाइन नीचे जाएगी, तो ये L हुआ, तो मेरे पास ये भी L हो गया, R1 आ गया मेरे पास, R2 आ गया, L है मेरे पास, ये मेरे पास D है, ये R1 है, ये R2 है, तो इसके सामने वाली फिगर भी मेरे पास R2 होगी। तो ये दोनों जो होंगे वो क्या बन गए मेरे पास, R1 प्लस R2 बन गए। तो अब इस फिगर को सिंपल करते हैं, ये रहा मेरे पास D, ठीक है। इस D के अंदर बच्चे ये वाली जो फिगर है इसका नाम है मेरे पास R1 प्लस R2, ये वाला L मेरे को निकालना है। तो यहां से मैं हल्का सा शेड करता हूं, ठीक है ना, लेट्स से ग्रीन शेड करते हैं, ये रहा। तो बच्चे ये आपका ट्रायंगल बन गया,
इस ट्रायंगल में मेरे को डी की वैल्यू पता है, ठीक है, मुझे एल की वैल्यू निकालनी है और R1 प्लस R2 की भी वैल्यू पता है। क्लियर? आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। तो इस ट्रायंगल के अंदर जो कि है C1 C2, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई भी पॉइंट का नाम नहीं दिया तो आप कुछ भी दे दीजिए बच्चे। यहाँ पे लेट्स से मैंने इसको नाम M दे दिया। M मेरा ऑलरेडी कई जगह गया हुआ है तो इसको मैंने R दे देता हूँ। तो ये मेरा पॉइंट R है। तो अब मेरे पास ये ट्रायंगल आ रहा है तो जिसमें ये 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि ये 90 डिग्री था, इसके पैरेलल मैंने ये लाइन खींची। तो दैट मीन्स बच्चे मेरे पास ये 90 डिग्री आया। तो अब सिचुएशन के हिसाब से मेरे पास बना एल स्क्वायर प्लस में R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी। मैंने बड़ा रखा था बच्चे पिछली बार, तो इस बार मैं भी डी बड़ा ही रखता हूं। तो ये मेरे पास डी आया बड़ा, ठीक है, डी स्क्वायर। तो एल स्क्वायर, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? डी स्क्वायर माइनस में R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर अंडर दी रूट। ठीक, आई होप बच्चे आपको ये समझ में आया। अब चलते हैं आगे। ये डायग्राम जो है वो क्या बता रहा है, इसको पढ़ते हैं। द पॉइंट वेयर डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट इंटरसेक्ट द टू सर्कल always lie on a line connecting the center of the circle. This is one of the most important property. बच्चे जो हमने अभी तक टेंजेंट्स लाइन पढ़ी है, कौन कौन सी? डायरेक्ट और ट्रांसवर्सल। जब ये मिलेंगी ना, ये हमेशा उसी लाइन पे मिलेंगी, यानी कि उसी लाइन पर इंटरसेक्ट करेंगी जो लाइन दोनों सेंटर को जोड़ के आती है, जैसा कि आप ऊपर डायग्राम में देख भी पा रहे हो। ठीक है, आगे द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इंटरसेक्ट लाइन कनेक्टिंग द सेंटर एक्सटर्नली while the transversal common tangent intersected it internally. The point of intersection are also known as the radical axis. ये बात हम बाद में पढ़ेंगे जब radical axis का टॉपिक आएगा of two circle। ठीक है, चलो देखो, ये मेरे पास point of intersection of a direct common tangent and a ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। ठीक है, पहले ट्रांसवर्सल को कर लेते हैं, फिर बाद में हम उसको लेके आएंगे। तो मेरे पास अभी के लिए क्या क्या है बच्चे? तो मैं जाता हूं, मैं अपनी रेडियस बनाता हूं। तो मेरे पास ये R1 है एंड मेरे पास ये R2 है। ठीक है, जिस पॉइंट पे काट रहे हैं बेटा PQ कर लो, क्योंकि इसको हम P नाम दे देंगे, बाद में PQ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जनरली जो बाहर वाला पॉइंट P जो है, जब भी हमने लिया है वो P लिया है। ठीक, तो अब मेरे पास क्या हुआ बच्चे? ये है मेरे पास C1, ये है मेरे पास C2, ये है बेटा T1 और ये है बच्चे मेरे पास टेंजेंट 1 डैश। तो ये हुआ मेरे पास टेंजेंट 2 डैश और ये मैंने ले लिया टेंजेंट 2। तो सर्कल 2 पे टेंजेंट 2, सर्कल 1 पे टेंजेंट 1 पड़ रही है। ठीक, अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं दो ट्रायंगल उठा रहा हूं इन ट्रायंगल Q T1 C1 एंड Q T2 C2। ये एंगल क्या है बच्चे? हमारे पास आमने सामने के एंगल है, इसको वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं, हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो जब ये दो कोण आपस में एंगल्स जो हैं बराबर होते हैं, तो मैं ये कहूंगा बच्चे कि ये जो है, अगर मैं इसका नाम दे दूं 1 और इसका नाम दे दूं 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, आगे यहाँ पे बच्चे इस रेडियस ने यहाँ 90 डिग्री का बनाया है, इस रेडियस ने यहाँ 90 डिग्री का बनाया है। दैट मीन्स एंगल T1 इज इक्वल टू एंगल T2। क्यों? 90 डिग्री। जब ऐसा होता है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर हो जाएंगे। Q T2 C2। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि अब इनकी साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन आपस में बराबर होगा। तो दैट मीन्स कि मैं ये कह रहा हूं C2 QC2 अपॉन में QC1 इज इक्वल टू R2 अपॉन में R1। तो इसका मतलब है बच्चे
ये जो सिचुएशन आई वो ये कह रही है कि QC2 की साइड है R2 और अगर मैं इसको अपोजिट उल्टा कर दूं तो QC1 की साइड है R1 एंड QC2 की साइड है R2, या फिर मैं इसको बोलूं कि QC1 इज टू में QC2 इज इक्वल टू R1 इज टू में R2। तो यानी कि ये जो लाइन है ये R1 और R2 रेशो में टूट रही है। यही बात बच्चे यहाँ पर बताई है, अब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं सबको फिर से करता हूँ डिलीट, ठीक है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो उसी लाइन पर है, लाई उस लाइन पर जो सेंटर से निकलती है। अब जो हमने ट्रांसवर्सल का पढ़ा, कॉमन टेंजेंट इंटरसेक्ट इट internally. The points of intersection are also known as a radical axis of two circle. ये तो चलो रेडिकल एक्सिस का बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉमन रेशियो की बात नहीं कर रखी थी, कॉमन रेशियो की बात आई थिंक यहाँ थी। हाँ, द लाइन, हाँ ये रहा। They are also intersect at the point on a line connecting the center, but this time the intersection is internal. इंटरसेक्शन कैसा है? इंटरनल, एंड द लाइन कनेक्टिंग द सेंटर इज डिवाइड इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। आपको लिखी हुई बात भी समझ में आ गई। तो अब चलते हैं इस बात को कि यहाँ पे डायरेक्ट को कैसे निकालें। तो इसका मतलब है पॉइंट P, इसका मतलब है पॉइंट P मुझे लेना है यहाँ पर पॉइंट P लेना है। तो मैंने क्या करा, मैंने रेडियस को मैंने रेडियस यहाँ पे लिया इस तरीके से, यहाँ पे रेडियस लिया मैंने इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा अजीब तरीके से बन रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। तो P ये है T1, ये यहाँ पे T2 नाम दे देता हूँ बच्चे इसको। तो P ये है मेरे पास C1 और ये है मेरे पास C2। तो मैं बात कर रहा हूँ इन ट्रायंगल P T1 C1 एंड P T2 C2 में, इन दोनों ट्रायंगल में मैं अगर बात करूं बच्चे तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल P कॉमन है। दूसरा एंगल T1 इज इक्वल टू एंगल T2, क्यों है? क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो कॉमन भी है, 90 डिग्री भी है। तो इसका मतलब अगेन ये दोनों जो आएंगे P T1 C1 इज सिमिलर टू P T2 C2। आई होप बच्चे आपको बात समझ में आई। तो ये सिमिलर है, अगेन जो रेशो है यानी कि PC2 अपॉन में PC1 इज इक्वल टू R2 अपॉन में R1। तो डेट मीन्स अगर मैं इसको PC1 इस टू में PC2 लिखूं, ठीक है, ये आ जाएगा R1 एंड ये आ जाएगा R1 इस टू में R2। तो ये इसको भी बेटा R1 इस टू R2 में तोड़ रही है। अब मजे की बात ये है कि P पॉइंट जो है ना, इस पूरी लाइन को यहां से लेके यहां तक R1 इस टू R2 की रेशियो में ब्रेक कर रहा है। Q पॉइंट भी बच्चे इस लाइन को कहां से C1 से लेके C2 तक की लाइन को किस रेशियो में ब्रेक कर रहा है? R1 इस टू R2 की रेशियो में। पॉइंट इसके एक इंटरनली कर रहा है, दूसरा एक्सटर्नली कर रहा है। अगर इंटरनली और एक्सटर्नली सेम रेशो आ जाती है तो हम ये बोलते हैं कि ये जो पॉइंट्स है एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। आई होप बच्चे ये मैंने लेक्चर नंबर आई थिंक 3 फंडामेंटल सीरीज 3 के अंदर ये डिस्कस करा था कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होते हैं। तो जब बच्चे एक ही लाइन को सेम रेशियो इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइड करती है तो वहां पे हार्मोनिक कॉन्जुगेट का केस क्रिएट होता है। एंड बस बच्चे यहाँ पे हमने आज के लेक्चर में इन फॉर्मूलोस को डिस्कस करना था। अगली क्लास में हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे।